हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मोटर के वर्किंग के लिए कौन कौन से इलेक्ट्रिकल लॉ लगते हैं। अक्सर ये चीज इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आप लोगों ने इसका प्रॉपर आंसर दे दिया तो आप लोगों के सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मोटर रोटेट क्यों होता है, मतलब मोटर में टॉर्क कब जनरेट होता है, तो सारा कॉन्सेप्ट हम लोग बेसिक से देखेंगे। तो पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के दो मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज स्टेटर, सेकंड इज रोटर। स्टेटर जो होता है दोस्तों वो स्टेशनरी पार्ट होता है मोटर का, जो कि फिक्स रहता है, और जो रोटर होता है वो रोटेटिंग पार्ट होता है मोटर का, जो कि गोल गोल घूमता है, उसको हम लोग रोटर बोलते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम थ्री फेज सप्लाई खाली स्टेटर को देते हैं, मतलब स्टेटर वाइंडिंग को ही खाली थ्री फेज सप्लाई दिया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं, ये मोटर की स्टेटर वाइंडिंग है। वाइंडिंग मतलब होता क्या है, बहुत सारे कॉइल से वाइंडिंग बनती है। और दोस्तों जो कॉइल होती है वो ऐसे कॉपर के पतले पतले तारों से बनती है। तो कॉपर के ऐसे पतले तारों को लपेट करके कॉइल बनाया जाता है। दोस्तों आप लोगों को समझाने के लिए मैंने कॉइल का डायग्राम बना दिया है। मैंने क्या किया है, पतले तार को यूज किया, उसको बहुत बार लपेट दिया है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉइल बन जाएगा। तो दोस्तों जब हम लोग कॉइल में इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो कॉइल के अंदर जैसे हमने सप्लाई दिया तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। बट दोस्तों जब हम इसमें एसी सप्लाई देते हैं तो ये किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड बनाती है वो अभी हम लोग समझ लेते हैं। एसी सप्लाई की वेव फॉर्म कुछ इस प्रकार से होती है। मैंने आप लोगों को फेज सीक्वेंस वाली वीडियो में ये चीज अच्छे से समझाया था। दोस्तों जैसा कि आप लोग एसी के वेव फॉर्म में देख सकते हैं, हमारा वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहता, वो कंटिन्यू चेंज होते रहता है। जैसे कि ये वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, अपने पीक पे गया, फिर कम हुआ, जीरो पे आया, फिर माइनस में गया, फिर अपने माइनस में पीक पे गया, फिर धीरे धीरे कम होकर जीरो पे आया, ऐसा कंटिन्यू चलते रहता है। तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है दोस्तों हमारे कॉइल के ऊपर, जैसे कि समझ लीजिए दोस्तों, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारा वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट के आसपास है। तो जब भी हम कॉइल में सप्लाई देंगे तो 100 वोल्ट के टाइम पे कॉइल में कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनती होगी, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। फिर जैसे जैसे हमारा वोल्टेज इंक्रीज होते जाएगा, वो 230 पे पहुंचेगा जब, तो 230 के टाइम पे क्या होगा कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो पूरी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। बट दोस्तों एसी वेवफॉर्म की नेचर की वजह से वोल्टेज धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट है। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बन रही थी, अब वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसा कि आप लोग वेवफॉर्म में भी देख सकते हैं, एक टाइम पे वो जीरो पे पहुंचता है। तो जैसे ही जब जीरो पे पहुंचेगा वोल्टेज, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो एकदम खत्म हो जाएगी। बट वेवफॉर्म नेगेटिव में जाने की वजह से क्या होगा कि समझ लीजिए यहाँ पे जो वोल्टेज है वो -100 है। तो -100 होने की वजह से क्या होगा कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उल्टे डायरेक्शन में बनने लगेगी, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। तो एसी वेवफॉर्म में हमारा वोल्टेज और इंक्रीज होगा माइनस में। तो समझ लीजिए यहाँ पे -230 है। तो इस टाइम पे क्या होगा, हमारी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जो कि उल्टे डायरेक्शन की है। फिर दोस्तों जैसे जैसे वोल्टेज कम होना स्टार्ट होगा, जैसे कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे -100 वोल्ट है, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड वापस कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और जीरो पॉइंट पे आने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एकदम कम हो जाएगी और लगभग जीरो हो जाएगी। तो एसी में जो वेवफॉर्म होता है ये ऐसे कंटिन्यू चलते रहता है। तो हमारे कॉइल के अंदर कंटिन्यू मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी। तो एसी सप्लाई के केस में ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये चीज हमारे इंडक्शन मोटर में किस प्रकार काम करती है। ये दोस्तों थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्टेटर वाइंडिंग का अरेंजमेंट है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा आर फेज है, ये वाई फेज है और ये बी फेज है। तो तीनों फेज की वाइंडिंग हमारे स्टेटर में होती है। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को फेज सीक्वेंस वाली वीडियो में बताया था कि हमारी थ्री फेज की वेवफॉर्म किस प्रकार से बनती है, तो जैसा कि आप लोग थ्री फेज वेवफॉर्म में देख सकते हैं,
हमारा जो आर फेज का वोल्टेज है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, फिर वो अपने पीक पे गया, फिर वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया। उसी टाइम पे हमारे वाई फेज का वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, वाई फेज अपने पीक पे गया और धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमारा जो बी फेज है उसका वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया और वो अपने पीक पे गया, फिर कम होना स्टार्ट हो गया, फिर आर फेज का वोल्टेज इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहता है। इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से फेज सीक्वेंस वाली वीडियो में समझाया था, तो इस वीडियो में हम लोग उतना डीप में नहीं देखेंगे। तो दोस्तों थ्री फेज वेवफॉर्म का हमारे मोटर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग वेवफॉर्म में देख सकते हैं, हमारा आर फेज है उसका वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया और अपने पीक पे पहुंच गया। मतलब इस टाइम पे हमारा आर फेज का वोल्टेज कितना है, 230 वोल्ट है। बाकी जो दो फेज है उसके वोल्टेज कम है। तो आर फेज का वोल्टेज 230 होने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो आर फेज है वो सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा बाकी दोनों फेज के कंपैरिजन में। बट दोस्तों ऐसा कंटिन्यू नहीं रहता। आर फेज का वोल्टेज धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, फिर हमारा जो वाई फेज है उसका वोल्टेज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो वाई फेज का वोल्टेज जब पीक पे पहुंचता है तो उस टाइम पे क्या होता है, बाकी जो अदर दो फेज हैं उनका वोल्टेज कम होता है और उस टाइम पे वाई फेज का वोल्टेज सबसे ज्यादा है। तो जो हमारी वाई फेज की वाइंडिंग है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ऐसे ही कंटिन्यू आगे हमारा जो बी फेज है उसका वोल्टेज इंक्रीज होता है और बाकी जो अदर फेज हैं उनका वोल्टेज कम हो जाता है। तो वाई का वोल्टेज जब अपने पीक पे पहुंचता है, मतलब 230 पे पहुंचता है, तो वाई फेज की वाइंडिंग सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाती रहती है। ऐसा कंटिन्यू चलते रहता है। मतलब पहले आर फेज की वाइंडिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, फिर वाई फेज की वाइंडिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, फिर बी फेज की वाइंडिंग सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ऐसा कंटिन्यू चलते रहता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग वेवफॉर्म में भी देख सकते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो आर फेज है वो सबसे पीक पे जाता है और पीक पे जाने की वजह से क्या होता है कि हमारे जो आर फेज की वाइंडिंग है वो सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है एज कंपेयर टू दोनों अदर फेज के। फिर क्या होता है दोस्तों, आर फेज का वोल्टेज धीरे धीरे कम होता है, वाई फेज का वोल्टेज बढ़ता है। तो हमारा जो वाई फेज है वो सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वाई फेज के बाद बी सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, फिर वापस आर फेज सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, फिर वाई बी, ऐसा कंटिन्यू चलते रहता है। तो ऐसा कंटिन्यू चलने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो स्टेटर है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, जिसको आरएमएफ बोला जाता है। मतलब जैसे कि पहले आर फेज स्ट्रॉन्ग हुआ, फिर वाई फेज स्ट्रॉन्ग हुआ, फिर बी फेज स्ट्रॉन्ग हुआ, तो ऐसे कंटिन्यू ये एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो स्टेटर को जब भी थ्री फेज सप्लाई मिलेगा तो स्टेटर क्या बनाता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो दोस्तों मोटर कैसे घूमता है वो जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जान लेते हैं। दोस्तों मैग्नेट में से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है जो कि मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है। इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं एक क्लोज कंडक्टर रख दूं तो क्या होगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जो कंडक्टर है इसमें ईएमएफ बनेगा। ईएमएफ लगभग सेम होता है वोल्टेज के। तो दोस्तों इस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर होने की वजह से कंडक्टर में वोल्टेज जनरेट होगा। बट दोस्तों जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, इस कंडीशन में हमारा जो कंडक्टर है उसके अंदर खाली एक ही बार ईएमएफ जनरेट होगा, क्योंकि हमारी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेशनरी है। फैराडे लॉ के हिसाब से अगर कोई मूविंग मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें हम लोग क्लोज कंडक्टर रखते हैं तो उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। तो कंडक्टर में कंटिन्यू ईएमएफ जनरेट करने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज करना पड़ेगा। मतलब हमारी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है पहले ऊपर से नीचे आ रही थी, फिर उसके बाद क्या होगा कि ये नीचे से ऊपर जाएंगी, फिर ऊपर से नीचे आएंगी, ऐसा कंटिन्यू होते रहेगा। तो हमारा जो कंडक्टर है इसमें ईएमएफ कंटिन्यू जनरेट होता रहेगा। तो कंडक्टर के अंदर कंटिन्यू ईएमएफ जनरेट करने के लिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू चेंज होनी चाहिए। दोस्तों ये जो कंडक्टर है ये क्लोज सर्किट होने की वजह से, मतलब शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इसमें जब ईएमएफ जनरेट होगा तो वो ईएमएफ की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर खुद का एक करंट फ्लो होगा। मतलब कंडक्टर में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उस ईएमएफ की वजह से इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये सब चीजें किस लॉ की वजह से हो रही है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोस्तों इसको अभी हम लोग और अच्छे से समझेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कितने टाइप के रोटर होते हैं मोटर के। नॉर्मली दो टाइप के रोटर होते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर के।
फर्स्ट इज स्क्विरल केज रोटर, सेकेंड इज वाउंड टाइप रोटर। वाउंड टाइप रोटर को स्लिप रिंग टाइप वाला रोटर भी बोला जाता है। हम लोग मोटर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए स्क्विरल केज टाइप वाले रोटर का एग्जांपल लेंगे। दोस्तों ये डायग्राम स्क्विरल केज टाइप रोटर का है। मैंने डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनाया है, बट आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये जो मैंने लाइन लाइन बनाया है ये कंडक्टर बार होते हैं, मतलब एल्यूमिनियम के कंडक्टर होते हैं। और ये जो मैंने थिक बनाया है जो कि एंड रिंग है, ये इन कंडक्टर को जोड़ने के लिए यूज होती है, मतलब एज अ कंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करने के लिए यूज होती है। तो ये जो एंड रिंग है इसकी वजह से हमारे जो कंडक्टर बार है वो क्लोज सर्किट और शॉर्ट सर्किट रहते हैं। इस रोटर को हम लोग जब स्टेटर की वाइंडिंग में रखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, स्टार्टिंग से पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम लोग पहले क्या करते हैं कि 3 फेज सप्लाई हम लोग स्टेटर वाइंडिंग को देते हैं। स्टेटर वाइंडिंग को जब 3 फेज सप्लाई मिलती है तो स्टेटर वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसको हम लोग आरएमएफ भी बोलते हैं। और दोस्तों एसी सप्लाई अल्टरनेटिंग होने की वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कंटिन्यू चेंज भी होती रहती है। तो दोस्तों जो स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है उसके अंदर रोटर रखे होने की वजह से क्या होगा कि जो रोटर के कंडक्टर हैं वो उस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेंगे, और जो रोटर में कंडक्टर बार होते हैं वो एंड रिंग से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये कंडक्टर एज अ क्लोज सर्किट एक्ट करेंगे। तो स्टेटर की जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसमें ये जो रोटर है वो एज अ क्लोज कंडक्टर एक्ट करता है। इसकी वजह से रोटर के जो कंडक्टर बार हैं उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। रोटर पर ईएमएफ जनरेट होने की वजह से रोटर के जो कंडक्टर हैं उसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये जो करंट रोटर में फ्लो होना स्टार्ट हो गया है इसको हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इंडक्शन मतलब क्या होता है दोस्तों, हमने तो स्टेटर को सप्लाई दिया और जो हमारा रोटर है वो तो स्टेटर से कनेक्टेड भी नहीं है, बल्कि स्टेटर एंड रोटर के बीच में एयर गैप होता है। मतलब हमारा रोटर और स्टेटर के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता, तो भी रोटर के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया और ईएमएफ जनरेट होना स्टार्ट हो गया। इसी को हम लोग इंडक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि हमारा जो रोटर है उसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है। तो रोटर में करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा कि रोटर जो है वो अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मतलब रोटर में कुछ करंट फ्लो होने की वजह से रोटर अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। रोटर की ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अपोजिट डायरेक्शन में होती है स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड से। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। समझ लीजिए दोस्तों मेरा ये स्टेटर वाइंडिंग है, तो समझ लीजिए यहाँ पे N बन रहा है और यहाँ पे S बन रहा है। तो हमारा जो रोटर होगा उसमें अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो रोटर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे N है तो यहाँ पे क्या बनाएगा, वो S बनाएगा और यहाँ पे N बनाएगा। तो रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनती है दोस्तों, लेंस लॉ की वजह से रोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड से। ये जो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनी है वो मेन स्टेटर की फील्ड को कम करने की कोशिश करता है। बट दोनों स्टेटर एंड रोटर में अपोजिट फील्ड होने के कारण एंड स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण रोटर स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ने का ट्राई करता है, जिसकी वजह से हमारे रोटर के अंदर टॉर्क जनरेट होता है। तो दोस्तों रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ने का ट्राई कर रहे हैं, बट हमारी जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है वो गोल गोल घूम रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो रोटर है वो धीरे धीरे गोल गोल घूमना स्टार्ट करता है। मतलब उसके अंदर टॉर्क जनरेट होता है और हमारा रोटर रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों अभी हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होता है, मतलब मोटर को धक्का देके स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही हम 3 फेज सप्लाई देते हैं स्टेटर वाइंडिंग को, मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर होता है। दोस्तों रोटर का जो स्पीड होता है वो सिंक्रोनस स्पीड से ऑलवेज कम होता है। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है। अपना नॉलेज इंप्रूव करने के लिए आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। मैं अभी आप लोग को थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो हम लोग जो फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं कि मोटर की स्पीड इतनी होनी चाहिए, उस स्पीड से हमारा जो रोटर का स्पीड है वो थोड़ा कम होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरी जो सिंक्रोनस स्पीड है वो 1500 आरपीएम आई है, बट दोस्तों हमारा जो रोटर होता है वो 1440 1450 की स्पीड में ही खाली घूमता है। तो ये चीज का ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में
हमारी जो रोटर की स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड से ऑलवेज कम होती है। तो मोटर को घुमाने के लिए कौन कौन से इलेक्ट्रिकल लॉ का यूज होता है? फर्स्ट इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और सेकंड है लेंस लॉ। ये दो लॉ का यूज होता है हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर को रन करने के लिए। एक बार हम लोग वापस रिवाइज कर लेते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर कैसे वर्क करता है। पहले दोस्तों हम लोग स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देंगे। स्टेटर को जैसे ही 3 फेज सप्लाई मिलेगा, स्टेटर की जो वाइंडिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड को बनाएंगी। जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो रोटेटिंग नेचर की होगी, मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होने के साथ साथ वो कंटिन्यू चेंज भी होगी, क्योंकि हमारी जो वेव फॉर्म है 3 फेज की वो अल्टरनेटिंग नेचर की है। और दोस्तों हमारे जो स्टेटर वाइंडिंग होती है उसके बीच में हम लोग रोटर को रखते हैं। रोटर एज अ क्लोज कंडक्टर एक्ट होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कंडक्टर के ऊपर जाएंगी। तो रोटर का जो कंडक्टर है वो इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। रोटर का जो कंडक्टर है वो इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करने की वजह से क्या होगा कि रोटर के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। रोटर का जो ईएमएफ है उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे रोटर के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रोटर में करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा कि रोटर खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। रोटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड से। स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू रोटेट हो रही है, तो हमारा जो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड है वो उस मैग्नेटिक फील्ड को कैच करने की कोशिश करेगा स्टेटर वाली को। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा मोटर धीरे धीरे रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा और वो स्पीड में रोटेट होने लगेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर वर्क करता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक एंड कमेंट करके बताइएगा मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।